नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लद्दाख से पैदल यात्रा करके आ रहे लोगों को दिल्ली की सीमा पर रोका। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में था मार्च। लद्दाख के लिए पूर्ण राज्य के दर्जे की हो रही है मांग। नई दिल्ली में जमैका मार्ग घोषित। भारत की यात्रा पर हैं जमैका के प्रधानमंत्री। पहली बार भारत की यात्रा पर हैं एंड्रयू होलनेस। और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता देश बना। नीतिगत स्तर पर किए गए हैं कई बदलाव। जैव ईंधनों को दिया जा रहा है बढ़ावा। चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस बुलेटिन को अगर आप पीडीएफ फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। अब आइए नजर डालते हैं खबरों पर विस्तार से। लद्दाख से पैदल यात्रा करके दिल्ली आ रहे 150 लोगों के एक दल को दिल्ली हरियाणा सीमा पर पुलिस द्वारा रोक लिया गया है। इस पदयात्रा का नेतृत्व क्लाइमेट एग्जीक्यूटिव सोनम वांगचुक कर रहे हैं। दिल्ली चलो नाम से यह पदयात्रा 1 सितंबर को लेह से शुरू हुई थी। सोनम वांगचुक के नेतृत्व में यह पदयात्रा 2 अक्टूबर को राजघाट पर समाप्त होनी थी। इसके बाद सोनम वांगचुक ने एक्स पर पोस्ट करके बताया है कि उन्हें और उनके साथी पदयात्रियों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। पोस्ट में उन्होंने इस पूरी घटना को लेकर अफसोस जताया। उनका स्टेटमेंट आइए एक बार सुनते हैं। Our fate is unknown. We were on the most peaceful march to Bapu's Samadhi in the largest democracy in the world, the mother of democracy. हे राम। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भी इस घटना को लेकर पोस्ट किया। उन्होंने इसे अस्वीकार्य बताया है। अब सवाल है कि सोनम वांगचुक समेत ये लोग दिल्ली की पदयात्रा क्यों कर रहे थे? तो जवाब है कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर राज्य का विशेष दर्जा खत्म करके 2 संघ शासित प्रदेश बनाए गए। एक जम्मू कश्मीर जिसे विधानसभा के साथ बनाया गया और दूसरा लद्दाख जहां पर विधानसभा नहीं है। इसके बाद से ही लद्दाख के लोग लगातार पूर्ण राज्य के दर्जे की मांग और संविधान की 6ठी अनुसूची में शामिल किए जाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी लद्दाख में ही लोगों ने इन मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया है। अब ये पदयात्रा लद्दाख के 2 इन्फ्लुएंशियल सिविल सोसाइटी ग्रुप्स लेह अपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के द्वारा आयोजित की गई थी। इस पदयात्रा की मांगों में लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा, 6ठी अनुसूची में शामिल, रोजगार में स्थानीय लोगों को आरक्षण और 2 लोकसभा और 1 राज्यसभा की सीट की मांग की जा रही है। आपको बता दें कि संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के लिए प्रशासनिक स्वायत्ता का प्रावधान किया गया है। 6वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम शामिल हैं। 6वीं अनुसूची के तहत शामिल इन राज्यों को अनुच्छेद 244 के प्रावधानों के मुताबिक स्वायत्त प्रशासनिक विभाग गठित करने का अधिकार होता है। इन विभागों को राज्य के भीतर विधायन, प्रशासन और न्यायिक स्वायत्ता हासिल होती है। 5वीं अनुसूची के तहत 6वीं अनुसूची में शामिल राज्यों के अलावा अन्य राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों को लेकर प्रावधान किए गए हैं। गृह मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक लद्दाख को 6वीं अनुसूची में शामिल करना एक मुश्किल काम है। संविधान में साफ है कि 6वीं अनुसूची उत्तरी पूर्वी राज्यों से जुड़ी है। देश के अन्य राज्यों के लिए 5वीं अनुसूची मौजूद है। सरकार को ऐसा करने के लिए संविधान में संशोधन करना होगा। 2 अक्टूबर यानी कल का दिन भारत के 2 महान नेताओं की जयंती का दिन है। इनमें से एक है महात्मा गांधी और दूसरे हैं लाल बहादुर शास्त्री। इस मौके पर हम भारत के दोनों महान नेताओं से जुड़ी कुछ जरूरी बातों को जानेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। उन्होंने देश को अहिंसा के जरिए ब्रिटिश सत्ता से आजाद कराने में अहम भूमिका निभाई। वे टॉल्स्टॉय, रस्किन, जीसस क्राइस्ट और महावीर स्वामी से प्रभावित थे। उनके ऊपर भगवत गीता और बाइबल दोनों का प्रभाव था। वे जॉन रस्किन की लिखी पुस्तक अनटू द लास्ट से काफी ज्यादा प्रभावित थे। उनका सर्वोदय और अंत्योदय दर्शन इस पुस्तक से मिलता है। इस पुस्तक के मैसेज कि व्यक्ति की भलाई सबकी भलाई में निहित होती है से वे खासे प्रभावित थे। वे कानून की पढ़ाई करने लंदन गए थे। 1893 में उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लॉ की प्रैक्टिस का लीगल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। वहां पर उन्होंने एक भारतीय फर्म दादा अब्दुल्लाह के लिए लीगल एडवाइजर के तौर पर भी काम किया। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका के डरबन में फिनिक्स आश्रम और जोहान्सबर्ग में टॉल्स्टॉय आश्रम की स्थापना की थी। वे साल 1915 में भारत लौटे और राष्ट्रीय आंदोलन के अगुवा बने। साल 1916 में वे कांग्रेस के सदस्य बने। उन्होंने भारत में पहली बार पब्लिक स्पीच बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के फाउंडेशन समारोह के दौरान दी थी।
साल 1917 में बिहार के चंपारण में हुआ आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा भारत में लॉन्च किया गया पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था। उन्होंने यंग इंडिया और हरिजन नाम के 2 न्यूज़पेपर भी पब्लिश किए थे। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की केवल एक बार अध्यक्षता की थी। वे बेलगाम अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। बेलगांव कर्नाटक राज्य में स्थित है। उन्होंने अहिंसक विरोध को स्वतंत्रता हासिल कराने का जरिया बनाया। कई प्रसिद्ध हस्तियों ने इन्हें अपना आदर्श माना। इनमें नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग और मदर टेरेसा का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। वहीं लाल बहादुर शास्त्री का जन्म वर्तमान उत्तर प्रदेश के मुगलसराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। उनका राजनीतिक जीवन 1920 में शुरू हुआ। नमक सत्याग्रह के दौरान वे जेल भी गए। वे भारत के दूसरे प्रधानमंत्री के तौर पर 1964 से 1966 के बीच काबिज रहे। इनका कार्यकाल 1965 में हुए भारत पाकिस्तान युद्ध के लिए भी जाना जाता है। पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेरने के बाद शास्त्री जी हीरो के तौर पर उभरे थे। इस युद्ध के दौरान उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा भी दिया था। उनकी मृत्यु 1965 के युद्ध के लिए ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में 1966 में हुई थी। उनकी मृत्यु को लेकर कई कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज प्रचलित हैं। इसी के चलते उनकी मौत की जांच को लेकर सन 1977 में राजनारायण कमेटी गठित की गई थी, जिसकी रिपोर्ट आज तक पेश नहीं की गई है। 2018 में केंद्रीय सूचना आयोग ने इस मुद्दे पर पीएमओ, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को इस समिति की रिपोर्ट को पब्लिश करने के लिए भी कहा था। क्या आपके मन में कंफ्यूजन है कि आईएएस प्रिपरेशन को कैसे डेस्टिनेशन तक पहुंचाएं? तो जुड़िए यूपीएससी आईएएस प्रीलिम्स टू इंटरव्यू यानी P2I बैच से, जिसमें आपके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है मौजूद। आप गांव में हैं या शहर में, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि इस बैच में आपको मिलेंगी 1000+ आवर्स की लाइव ऑनलाइन कक्षाएं। और आपको पढ़ते समय कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो भी कोई बात नहीं, मेंटोरशिप प्रोग्राम का लाभ उठाइए और अपने मेंटोर से अपनी उलझन का समाधान पाइए। क्या मैं तैयार हूं? यदि इस सवाल का नहीं मिल रहा जवाब तो टेस्ट सीरीज का मिलेगा फायदा। हर एक टेस्ट से तैयार होगा आपकी सफलता का ब्रिज। यही है वो बैच जिसमें आप कर सकते हैं पढ़ाई के साथ कमाई भी। क्यों? क्योंकि हर टेस्ट के फर्स्ट रैंकर को मिलेगा 11,000 रुपए का इनाम। इतना ही नहीं, यदि आप प्री 2025 क्वालिफाई करते हैं तो आपकी पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। ऐसे और भी कई फीचर्स हैं इस कोर्स में, जिससे आपको हासिल होगी जीएस में महारत। सो जस्ट गो अहेड, आज ही जुड़िए हमसे, अमृत लाइव कोड का यूज कीजिए और एडमिशन लीजिए। करिए अपने सपने को साकार। बीते दिनों सीपीआई-एम के नेता सीताराम येचुरी का निधन हो गया था। उनकी मौत के बाद शरीर को रिसर्च के लिए एम्स को दान कर दिया गया था। ये एक ऐसा निर्णय है जो भारत में आमतौर पर कम ही देखने को मिलता है। इनफैक्ट भारत में तो अंगदान की परंपरा भी काफी कम दिखाई देती है। वहीं पूरे शरीर का दान मेडिकल की दुनिया में बहुत महत्वपूर्ण है। कडावर डोनेशन या शव दान में व्यक्ति मृत्यु के बाद अपना पूरा शरीर विज्ञान के लिए दान कर देता है। इन शवों का उपयोग डॉक्टर्स को मानव शरीर की एनाटॉमी को बेहतर ढंग से समझने और सर्जरी की प्रैक्टिस करने में ट्रेन करने के लिए किया जाता है। वैसे ट्रेनिंग के लिए डमी का यूज भी किया जा सकता है, लेकिन शवों पर सर्जरी करने से रियलिस्टिक एक्सपीरियंस मिलता है। शवों का उपयोग नए चिकित्सा उपकरणों के विकास के अलावा विभिन्न रोगों के शारीरिक प्रभाव का अध्ययन करने के लिए भी किया जा सकता है। तो कौन लोग हैं जो मृत्यु के बाद अपनी बॉडी डोनेट कर सकते हैं? 18 से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति कानूनी रूप से शवदाता बनने के लिए सहमति दे सकता है, लेकिन अगर व्यक्ति मृत्यु के समय पंजीकृत नहीं है तो उनके गार्जियन या निकटतम रिश्तेदार भी उनका शरीर दान कर सकते हैं। जो लोग लंबे वक्त से बीमार थे वे भी बॉडी डोनेट कर सकते हैं, लेकिन संक्रामक रोग जैसे टीबी, HIV से पीड़ित लोगों की डेड बॉडीज को स्वीकार किए जाने की संभावना नहीं है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज उन व्यक्तियों के शवों को स्वीकार करने से भी मना कर सकते हैं जिनकी मृत्यु अप्राकृतिक वजहों से हुई है और जो मेडिको लीगल केस के अधीन हैं। अब अगर किसी व्यक्ति को बॉडी डोनेशन करना है तो क्या करना होगा? पूरे शरीर के दान को ट्रैक करने के लिए कोई राष्ट्रीय संगठन नहीं है। जैसे शरीर के किसी अंग दान के लिए नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन में ऑनलाइन रजिस्टर करवाना होता है। आमतौर पर मेडिकल कॉलेज, हॉस्पिटल्स के एनाटॉमी विभाग इसमें सीधे प्रभारी होते हैं। अगर किसी को शरीर दान करना है तो इसे स्पेसिफाइड डिपार्टमेंट में जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होता है जहां वो अपना शरीर दान करना चाहते हैं। वहीं मौत के बाद डोनर के निकटतम रिश्तेदार यानी नेक्स्ट कीन को दान की प्रक्रिया के लिए डिपार्टमेंट में संपर्क करना होता है। जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस भारत की यात्रा पर हैं। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। इसके अलावा ये किसी भी जमैका के प्रधानमंत्री की पहली द्विपक्षीय यात्रा है।
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमैका और भारत के रिश्तों को साझा इतिहास पर आधारित बताया। साथ ही जमैका और भारत के संबंधों को हाईलाइट करते हुए नई दिल्ली स्थित जमैका हाई कमीशन के सामने की रोड को जमैका मार्ग घोषित किया गया है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई है कि भारत और जमैका के संबंध उसेन बोल्ट से भी तेज बढ़ेंगे। गौरतलब है कि उसेन बोल्ट जमैका के एक प्रसिद्ध स्प्रिंटर यानी कि धावक हैं। भारत और जमैका के संबंध बेहद पुराने हैं। भारत उन कुछ पहले देशों में शामिल है जिसने जमैका की स्वतंत्रता के बाद उसे मान्यता दी थी। दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध 1962 में स्थापित हुए थे। जमैका में 70,000 के करीब भारतीय निवास करते हैं। जमैका गिरमिटिया देशों में से एक है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक जमैका और भारत के बीच साल 2023-24 में व्यापार में बीते साल के मुकाबले 26% का इजाफा हुआ है। आपको बता दें कि जमैका कैरेबियन सागर से घिरा हुआ एक आइलैंड नेशन है। जमैका क्यूबा के दक्षिण में, हिस्पानियोला द्वीप समूह के पश्चिम में और कैमेन आइलैंड के उत्तर पश्चिम में स्थित है। चलिए वक्त है आज के टर्म ऑफ द डे देखने का। आज का टर्म ऑफ द डे है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन एक प्रोसेस है जिसमें जल निकाय में पोषक तत्वों, खासकर नाइट्रोजन और फास्फोरस की अधिकता के कारण शैवाल यानी एल्गी की ज्यादा मात्रा में वृद्धि होती है। ये शैवाल ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और जब ये शैवाल मरकर विघटित होते हैं तो वे जल में घुलनशील ऑक्सीजन को भी कम कर देते हैं। इससे जल निकाय में अन्य जलीय जीवों के लिए ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। इस तरह यूट्रोफिकेशन जल प्रदूषण से संबंधित है और जलीय जीवन के लिए एक गंभीर समस्या है। आइए अब नजर डालते हैं आज की रैपिड न्यूज पर। बीते दिनों इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने 2 दिवसीय द इंडिया शुगर एंड बायो एनर्जी कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इस सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा एथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। यह बदलाव जैव ईंधन के उपयोग को प्रोत्साहित करने और ऊर्जा स्थिरता में सुधार करने के लिए भारत सरकार द्वारा किए गए महत्वपूर्ण नीतिगत बदलावों का परिणाम है। आपको बता दें कि पिछले दशक में गन्ने की खेती में करीब 18% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि गन्ना उत्पादन 40% बढ़ा है। वहीं किसानों और चीनी उद्योग के हितों की रक्षा के लिए केंद्र सरकार ने 2018 में शुगर के लिए एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू किया था। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2024 30 सितंबर को उत्तराखंड में शुरू हुआ। यह काजिंद संयुक्त अभ्यास का 8वां संस्करण है जो 13 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। यह अभ्यास पर्वतीय अर्ध शहरी क्षेत्रों में उग्रवाद और आतंकवाद विरोधी अभियानों पर केंद्रित होगा। इस अभ्यास को पहली बार 2016 में आयोजित किया गया था। यह दोनों देशों में वैकल्पिक रूप से आयोजित होता है, जिसमें थल सेना और वायु सेना दोनों के सैन्य कर्मचारी शामिल होते हैं। भारत सरकार AVGC यानी एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स के क्षेत्र में भारत को एक वैश्विक केंद्र बनाना चाहती है। इसके लिए सरकार ने एक नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की मंजूरी दी है। इसे कंपनी अधिनियम 2013 के तहत एक कंपनी के रूप में स्थापित किया जाएगा। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ तथा भारतीय उद्योग परिसंघ भारत सरकार के साझेदार के रूप में इसका प्रतिनिधित्व करेगा। इसे अस्थायी रूप से इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर इमर्सिव क्रिएटर्स का नाम दिया गया है। इस केंद्र का मकसद AVGC क्षेत्र में क्रांति लाना और इमर्सिव टेक्नोलॉजी में इनोवेशन को बढ़ावा देना है। भारतीय नौसेना के वार्षिक शीर्ष स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन IPRD यानी कि इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। इसकी थीम इंडो पैसिफिक में संसाधन, भू राजनीति और सुरक्षा होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। इनमें 20 से अधिक देशों के प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे जो महत्वपूर्ण स्तंभों अर्थात समुद्री संसाधन और संसाधन साझाकरण के कई मुद्दों पर चर्चा करेंगे। चर्चा के विषय में समुद्र में मछली के घटते भंडारण, अवैध, अप्रतिबंधित और अनियमित रूप से मछली पकड़ने की गतिविधियों में वृद्धि भी शामिल है। आपको बता दें कि इसके पहले संस्करण का आयोजन 2018 में किया गया था। भारत सरकार ने PM E-ड्राइव योजना को नोटिफाई किया है। इस स्कीम का पूरा नाम प्रधानमंत्री इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेटिव व्हीकल्स एनहांसमेंट है। योजना को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है तथा योजना 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2026 तक लागू की जाएगी। यह योजना E2Ws यानी इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर्स, E3Ws यानी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक बसों और EV की अन्य उभरती टेक्नोलॉजी पर आधारित होगी। इसका मकसद उपभोक्ताओं के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों की लागत को कम करना और पूरे देश में इनके उपयोग को बढ़ावा देना है। इसके अलावा इस योजना में चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने, ई-बसों का विस्तार करने और इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए परीक्षण सुविधाओं को उन्नत करने के लिए अनुदान की सुविधा भी मौजूद होगी। चलिए वक्त है अब आज के बुलेटिन पर बनने वाले प्रश्नों को देखने का। पहला प्रश्न है,
भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, या फिर सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, यूट्रोफिकेशन है जल में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ना, जल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की मात्रा बढ़ना, जल में ओजोन की मात्रा बढ़ना, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए हम नजर डाल लेते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछा गया था और क्या है उनके सही उत्तर। पहला प्रश्न था, नमस्ते योजना संबंधित है आवासहीन और निराश्रित लोगों के पुनर्वासन और उन्हें उपयुक्त जीविकोपार्जन के स्रोत प्रदान करने के लिए पर्यटकों के स्वागत के लिए चलाई गई मुहिम, सीवर्स और सेप्टिक टैंक की सुरक्षित और मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना, या फिर बंधुआ मजदूरों का उनके बंधन से मुक्त कराने और उनके पुनर्वासन के लिए। इसका सही जवाब है विकल्प सी, यानी सीवर्स और सेप्टिक टैंक्स की सुरक्षित और मशीनीकृत सफाई को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए, इजराइल, ईरान, सीरिया और मिस्र। उपयुक्त में से कितने देश लेबनान के साथ सीमा साझा करते हैं? केवल 1, केवल 2, केवल 3 या उपयुक्त सभी? इसका सही जवाब है विकल्प बी, यानी केवल 2 ही देश सीमा साझा करते हैं। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे अगले एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।